इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वो रिजाइन कर रहे हैं अपनी पोस्ट से, अपने पद से, और सीधे तौर पर यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से यह प्रदर्शन सीजेपी का लगातार चल रहा था, सबसे बड़ी मांग थी, और वो मांग ये थी किसी भी तरीके से उनको रेजिग्नेशन चाहिए। जो जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है, उसको रेजिग्नेशन देना होगा, और वो देखते हुए आज धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या मानते हैं लोग, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हुई? छात्राओं की बड़ी जीत है। अगर ये सच है तो ये छात्राओं की बड़ी जीत है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षा पे कुछ अच्छी तरीके से कार्य उठाए, कुछ अच्छी तरीके से कदम उठाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण रूप से आप लोग अब जाओगे? बिल्कुल, ये हम लोगों की यही मांग थी, और शिक्षा व्यवस्था पर अच्छे से सुधार हो सके। आप लोग अब जाओगे? अब संतुष्ट हो आप लोग? संतुष्ट है। जो हमारे दीप के सर है, सोनम सर है, उनकी 3 मांग थी कि मांग तो पहले मांग ली गई आपकी, उसके बाद एक रेजिग्नेशन की मांग बची थी, उस पर मीटिंग होनी थी, रेजिग्नेशन पहले हो गया। ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे हमने बातचीत की है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया है, शिक्षा मंत्री है, और तस्वीर ये आप देखिए, एक तरह से खुशी का माहौल है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में खुशी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि अभी हमें भरोसा नहीं हो रहा इस बात का। वो कह रहे हैं कि भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है, जो क्योंकि आखिरी मांग जो थी उसको एक तरह से मान लिया गया है। तो एक बड़ी खबर जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है, एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है रेजिग्नेशन की, जो अभी सामने आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर, जंतर मंतर, दिल्ली। तस्वीरें जंतर मंतर से हैं, जहां पर जश्न का माहौल है, और जश्न है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनके इस्तीफे का, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और उसी का जश्न आपको यहाँ पर मनता हुआ दिखेगा। तमाम यूथ जो है वो यहाँ पर जश्न मना रहा है, और अलग अलग चीजें जो है वो हाथों में पोस्टर अभी भी लिए हुए हैं। कितने खुश हैं ये लोग, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग कितने आज के इस्तीफे के बाद कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। बहुत दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूथ सड़कों पर उतरा, उसका असर हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है। इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि वो इस चीज का एग्री करें। अब आप लोग वापस चले जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे अभी, कहाँ, अभी तो और कुछ भी बाकी है। अच्छा, अभी तो शुरुआत हुई है छोटी सी, अभी वापस नहीं जाएंगे? नहीं, अभी तो क्या लिखित में आना बाकी है। अच्छा, अब झुकाने वाला चाहिए, झुकेगा आदमी, जैसे ठीक है। तो देखिए जश्न, अगर देखिए आप यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी भी जश्न जो है वो जश्न का दौर जारी है। लोग अभी भी हवा कर रहे हैं। अब से हवा करने से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। आज से चले जाएंगे आप लोग वापस? नहीं, हम लोग वापस बेशक चले जाएं, लेकिन हमने जो जीत हासिल करी है, इसे कोई ये ना सोचे कि ये जीत है। हम लोग अगर आगे कुछ भी गलत होगा तो फिर युवा यहाँ पे इकट्ठा होंगे, फिर लड़ाई के लिए तैयार होंगे। ये एक शुरुआत है, और समझ जाना चाहिए सरकार को कि युवा अब जाग चुका है, वो आगे लड़ने को तैयार रहेगा। फिलहाल जंतर मंतर अब खाली करेंगे आप लोग? हाँ जी, अभी जंतर मंतर हम लोग खाली करेंगे। हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, और इस जीत का जश्न अपने परिवार के साथ मनाएंगे। यूथ इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? आज के जो इस्तीफा है उसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगभग नामुमकिन कहा जा रहा था। ये नई जनरेशन की नई क्रांति है। अब कोई हम झुकने वाले नहीं है, चाहे कोई भी सही, कोई गवर्नमेंट सही। यूथ अब समझ चुका है, हम कोई धर्म के नाम पे इन सब चीज़ों को बटने वाले नहीं है। हम देश को बदलने वाले, देश के एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को। अभी तो ये एजुकेशन सिस्टम की बात रही है, अगली बार हम हेल्थ सिस्टम पे भी आएंगे, धीरे धीरे करके, ऐसे ही एक एक करके सारी चीज़ों पे आएंगे। क्योंकि सफल कैसे हुआ आपका आंदोलन, यहाँ इस्तीफे तक कैसे पहुँचाने में कामयाब हुआ? हम लोगों का पहला मुद्दा यही था, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हुए मोरल ग्राउंड पे वो इस्तीफा दे देते, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहित बख्शी, दिल्ली। नीट पेपर लीक को लेकर के सीजेपी ने तो अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया है, और सरकार के साथ बातचीत भी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी अभी राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें साफ तौर पे कहा कि उनका एक तरह से एजिटेशन जो है और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जो है एक तरह से जारी रहेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि कैंडल मार्च जो है वो दिया जा रहा है। 26 जो बच्चे थे जिन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद जो है सुसाइड कर लिया, उस
जिसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस जो है बाकायदा कैंडल मार्च निकाल रही है और युवा जो बेचारे युवा थे वो श्रद्धांजलि उनको दे रही हैं। अलका लांबा यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए ये तमाम वो बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम ये बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, खासतौर पे ऐसे समय में जब नीट परीक्षा को लेकर के लगातार जो विवाद था और खासतौर पे पेपर लीक था, उसके बाद इन बच्चों ने आहत होकर के अपने सुसाइड कर लिया। क्योंकि आप देखिए कितनी उनके माता पिता ने और उनके घर वालों ने क्या सपने देखे होंगे, क्या सपने बुने होंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इस मुद्दे को सड़क से संसद तक पहुंचाना है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, खासतौर पे वो मांगे जो कि पहले से चल रही है कांग्रेस की सीजेपी में और कांग्रेस में, जो मांग है उसमें एक कॉमन मांग थी, वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो लाठीचार्ज हुआ, जो बच्चों को नुकसान हुआ, एक तो मांग वो है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो वीडियो एविडेंसेस है उसके आधार पर। दूसरा जो मांग थी जो कहें कि जिसमें ये कहा गया कि माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री उन तमाम युवाओं से जिन पेपर लीक के बाद जिनको नुकसान हुआ, उनसे माफ़ी मांगे। तो अभी ये लड़ाई सीजेपी की तो ख़त्म हो चुकी है और आश्वासन भी मिल गया है, धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस की लड़ाई बाकी है, विपक्ष की लड़ाई बाकी है, जो लगता है आने वाले समय में संसद भवन के अंदर भी दिखाई देगी। छात्रों के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर पटना से लेकर भागलपुर तक देखने को मिला। छात्र लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे और पटना में छात्रों को जो है समर्थन देने के लिए जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव वो सड़क पर उतरे थे और हालांकि पुलिस ने पटना से जो है उनको हिरासत में ले लिया। पटना में भी सड़क पर जो है छात्र जब उतरे तो काफी पथराव किया गया, पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया और इसके बाद जो है भागलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि भागलपुर तिलकामजी चौक की तस्वीर है। यहाँ पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और भागलपुर में जो है ये देखिए तिलकामजी चौक जो है ये वन क्षेत्र में तब्दील हो गया है। लगातार पुलिस के द्वारा जो है लगातार छात्रों को समझाया बुझाया जा रहा है। भागलपुर के तिलकामजी चौक पर जब छात्र उग्र हुए तो इसका पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद छात्रों ने जो है पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है और इस पूरे घटनाक्रम में जो है कई पुलिसकर्मी के साथ स्थानीय लोग और जो चौथा स्तंभ पत्रकार हैं वह भी घायल हुए हैं। कुछ असामाजिक तत्व छात्र या असामाजिक तत्व जो पथराव कर रहे थे उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्र टीएटी घोटाले का आरोपी आज बिहार से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके जो आरोपी थे उनको ही गिरफ्तार किया गया था। ब्रिजेश गुप्ता इस आरोपी का नाम है। ब्रिजेश गुप्ता पेपर लीक के मशहूर बादशाह कहलाते थे। आज महाराष्ट्र पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पेपर लीक के मामले में ब्रिजेश गुप्ता और अन्य उनके साथी का नाम जुड़ा गया था। 281/2026 जो गुना कोनगांव पुलिस स्टेशन में दाखिल है उसकी पैरवी मैं और मेरी टीम डे 1 से 27 जून से आज तक उसमें जितने भी आरोपी अरेस्ट हुए, टोटल उसमें 12 आरोपी अरेस्ट हुए थे, उनका MCR हुआ है और आज जो 2 लोग लाए उनको अभी कोर्ट के सामने लाएंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अब कोर्ट में ये देखना है कि उनको PC मिलती है, JC मिलती है और उनके क्या ग्राउंड्स रखे हैं PC के लिए, ये सब देख के आज उनको पेश करेंगे। उसके बाद में आगे की कार्रवाई चालू हो जाएगी। और जो आरोपी ला रहे विजेंद्र गुप्ता और सिंह करके, ये 2 आरोपी नए आरोपी अरेस्ट किए बिहार से, उनको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी जो भी होएगी आगे कार्रवाई वो आपको बताया जाएगा। ये कहा जा रहा है जो विजेंद्र कुमार है ये मेन एक्यूज है इस मामले में। इस मामले में मेन एक्यूज़ है, बराबर है, लेकिन अभी तक का जो रिमांड रिपोर्ट आपने देखा होगा अथवा मीडिया में अभी तक का उसका जो भी सर्कुलर आया होगा तो उसमें कोई ऐसा रोल स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। अभी तक के जितने आरोपी हैं उनके कोई दोस्त है, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई वाइफ है, तो यही सब अभी तक के रोल इनके बताए गए। अभी जब पुलिस उनको लेके आएगी कोर्ट के सामने तब उसमें पता चलेगा कि इसका क्या रोल है, इसने क्या पेपर का
मिसयूज़ किया है, क्या लीक करने में इसका क्या योगदान है, ये सब पता चलेगा अभी। कैमरामैन कामेश के साथ सुमित, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पेपर के लीक हो जाने के बाद कांग्रेस यहां आंदोलन पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर धरना दिया और सरकार को दोषी ठहराया। सरकार से इस पर पूरी एक निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर धरना दिया और चूंकि गेट बंद करवा दिया गया था, पुलिस बल पहले से मौजूद था, उनको अंदर नहीं घुसने दिया, इसीलिए वहां पर जोरदार तरीके से देर तक विरोध प्रदर्शन होता रहा। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में इतने दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकारें दावा कर रही है कि हमने फुल प्रूफ सिस्टम बना लिया है, लेकिन फिर भी सरकारी विश्वविद्यालयों के पेपर लीक हो रहे हैं। ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ऑपरेशन सीआई वज्रा के तहत लखनऊ पुलिस लगातार साइबर क्राइम पर चोट कर रही है। देखा जाए तो बीते एक महीने में सिर्फ राजधानी लखनऊ में करीब आधे दर्जन फर्जी कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। इनमें से कई कॉल सेंटर ऐसे थे जो विदेशी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे और उनके साथ फ्रॉड करते थे। महत्वपूर्ण ये है कि जो कॉल सेंटर पकड़े गए इनमें 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशी नागरिकों को चूना लगाने वाले जो काम कर रहे थे यहाँ पर इन कॉल सेंटर्स में, उनमें से अधिकतर लोगों की जो योग्यता थी वो 12वीं पास की थी। हालांकि लखनऊ पुलिस अब इस बात पर फोकस कर रही है कि ऐसे कॉल सेंटर्स क्या सिर्फ लखनऊ में संचालित हो रहे थे या फिर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इनको संचालित किया जा रहा है। उनको सूचना मिली थी कि फर्जी कॉल सेंटर की, जब उस पर दबिश दी गई तो उनसे कॉल सेंटर्स के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब मांगे गए। कोई डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं करा पाए। उसके बाद उनके जितने लैपटॉप्स थे, फ़ोन्स थे, उन सबको चेक किया गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ये सब साइबर से संबंधित चीज़ें बरामद हुई हैं। उसी के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। इसमें सूरज त्रिपाठी, विवेक पांडे, राहुल त्रिपाठी और आकाश, इसमें ये सूरज त्रिपाठी जो है इनके द्वारा ये सब चलाया जाता, बाकी सब भी इनके साथ इसी घटना में। हालांकि यूपी पुलिस की कोशिश यही है कि साइबर क्राइम पर पूरी तरीके से चोट किया जाए और इसको निस्तानाबूद किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। कोडीन कप सिरप मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी वेद प्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार किया है। वेद प्रकाश पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से कोडीन सिरप को बेचने का काम किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू की थी। पिछले 6 महीने से वह पुलिस को चकमा दे रहा था। दरअसल वह किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसी वजह से पुलिस उसके पास पहुंच नहीं पा रही थी। पिछले 1 महीने से पुलिस लगातार संगीनता के साथ उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोप है, जो पहली केस दर्ज हुआ, उस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। 4800 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें विनोद अग्रवाल, उसके बेटे और एक अन्य को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि विनोद अग्रवाल की फर्म पर जब छापा मारा गया था तब पता चला था कि लाखों कोडीन की शीशियां गलत तरीके से सप्लाई की गई हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच का सिलसिला आगे बढ़ाया और इस मामले में एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए। इस मामले में अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और फिलहाल वेद प्रकाश शिवहरे को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए, एक मुकदमा 2025 में लिखा गया था 94/25, जिसमें वेद प्रकाश शिवहरे मुलजिम था। इसमें 2,50,000 से ज़्यादा कोडीन की जो सिरप की जो बोतलें थीं, उसका एक मिसएप्रोप्रिएशन था और उसकी सप्लाई का भी था। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में मुकदमे लिखे गए थे, यहाँ पे भी मुकदमा लिखा गया था। हमारी टीम लगी हुई थी और लगातार हम लोग वॉच कर रहे थे, क्योंकि ये मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा था, बाकी चीज़ें नहीं यूज कर रही थी। पिछले 1 महीने से हमारी स्वाट और सर्विलांस पूरी रात दिन लगे रहे और फाइनली अरेस्ट हुआ है। इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और विवेचक को मैंने हिदायत दी है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, बाकी चीज़ें हैं, वो कब्जे में लें। पुलिस कमिश्नर सर ने भी इसके लिए कई बार निर्देशित किया कि इसको पकड़ा जाए और फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा इसको पकड़ा गया।
कोचिंग संस्थानों में आग लगने जैसी घटनाओं से बचने के लिए, इन दुर्घटनाओं में लोगों को नुकसान ना पहुंचे, उसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर लगातार अभियान चल रही है। ग्रेटर नोएडा के इलाकों की बात की जाए तो 22 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों की जांच की गई है, जिनमें लापरवाही बरतने वाले 5 कोचिंग संस्थान को सील कर दिया है। उसके अलावा कोचिंग संस्थानों की बात की जाए तो नोटिस दिया गया, जल्द से जल्द जो तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात कही गई है। आने वाले दिनों में उनकी भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का आदेश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने दिया है। और जहां भी रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, उन तमाम इलाकों की भी जांच कर नोटिस देने की बात कही जा रही है। हम लोग का अभियान था कि ऐसे जगहों को क्लोज किया जाए, बंद किया जाए, और ये जहाँ चलने हैं अखंडित रूप से वहीं चलने। और पिछली घटनाओं को लेकर के, जैसे दिल्ली की घटना हुई थी, पानी भरने की, लखनऊ में घटना हुई थी, कुछ आग लगने की, इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अवैध रूप से यहाँ संचालित हो रहे थे कोचिंग सेंटर 22 कोचिंग अल्फा में, इनको हम लोगों ने नोटिस किया था कि आपके यहाँ जो सिचुएशन है वो चलाने लायक नहीं है, कोचिंग चलाने लायक नहीं है। उसके लिए जो नियम चल रहे थे इनको 22 को नोटिस किया था और इन्होंने कहा था कि आप इसे खाली कर दें या तो आपकी व्यवस्थाएं कर लें, आप अपना लाइसेंस लेने नियमितीकरण करा लें, वो नहीं कर पाए। तो 22 में से हम लोगों ने कल 5 को सील किया है और आगे भी ये कार्रवाई चलेगी। आगे भी चेतावनी हम लोगों ने दी है कि अगर जो आप भी 3 दिन में ही ठीक करते हो तो अभी फिर कर देंगे सील आपको। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ग्लेशियरों, बुग्यालों और धार्मिक स्थलों में पर्वतारोही और श्रद्धालुओं द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित सामग्री ले जाने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता से अपनी सभी मांगों को मुख्य सचिव के समक्ष प्रत्यावर्तन देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के साथ कार्रवाई करने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पर्यटक और श्रद्धालुओं द्वारा बुग्याल, ग्लेशियर और धार्मिक स्थलों पर घूमने जाने वक्त प्लास्टिक की सामग्री में खाना ले जाया जाता है, जिससे चारों तरफ कचरा फैल रहा है। वहीं ग्लेशियर और नदी नालों में भी प्लास्टिक जमा हो रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इन क्षेत्रों में आयोजन कराने वाले संस्थाओं से एक बॉन्ड बनाने की भी मांग कोर्ट से की गई है, जिसमें सफाई और कचरा उठाने का उल्लेख हो। सफाई करने की शर्तों को पूरा नहीं करने पर आयोजन संस्थाओं पर जुर्माना लगाने की मांग भी कोर्ट से की गई है। जो बुग्यालों में लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या जो ग्लेशियरों में जगह जगह जाते हैं, अपने साथ कूड़ा ले जाते हैं, पानी की बोतल्स ले जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बैठाई जाए कि जब वो बुग्याल में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं और जब वो वापस आएँ तो जो कूड़ा हुआ है उसको वो अपने साथ लाना सुनिश्चित करें। उसके अलावा जो लोग शरबत पिलाते हैं, रास्ते में भंडारा कराते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए कि उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाए नगर निगम द्वारा है, नगर पालिका द्वारा है, जिसके अंडर भी वो आते हैं कि जब भी वो कूड़ा करें तो उस कूड़े के लिए उनको कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़े जब वो कूड़ा छोड़ देते हैं। हालांकि कोर्ट ने मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता की मांगों पर विचार करने के लिए कहा है। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज स्टेट। मानसूनी मौसम के बीच बाबा केदार का धाम सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिससे बाबा का धाम का दृश्य देखते ही बन रहा था। हालांकि मौसम की मार से भक्तों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम के जरिए यात्रा की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए प्रशासन की ओर से बाबा के धाम में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। बावजूद इसके भक्तों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पहले लंबी लंबी कतारों में भक्त बाबा के दर्शन के लिए इंतजार करते थे, वहीं आजकल गिने चुने भक्त ही बाबा के दर पर पहुंचे हैं, जिससे धाम में अधिकांश समय वीरानी छाई हुई है। परवीन आवत, न्यूज स्टेट, उदयपुर। वाराणसी के रोपवे का जो दूसरा फेज है उसकी यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। देखिए किस तरीके से जो लोग बैठ करके जो रोप किया है वाराणसी के रथ यात्रा से गोदोलिया तक, उसकी टेस्टिंग यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है। दरअसल पहले चरण की टेस्टिंग जो हुई थी वो वाराणसी के कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक की हुई थी और अब
वाराणसी के रथ यात्रा से गोदोलिया जो अंतिम पड़ाव है वहाँ की टेस्टिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से टेस्टिंग करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। दरअसल अब जो है रोपवे की जो पूरी कार्य है वो जल्द ही पूरी होने वाली है और उसके अंतर्गत अब जो ये चेकिंग है वो मैनुअल चेकिंग की जा रही है ताकि जो रोप बिछाया गया है वाराणसी के रथ यात्रा से लेकर के वाराणसी के गोदोलिया तक उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और इसलिए अब लगातार ये चेकिंग की जा रही है। तकनीकी रूप से ये चेकिंग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चेकिंग के जरिए जो ये तय होगा कि ये रोपवे जो है किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग जो है रोपवे की जा रही है और इसमें खुद जो है वो लोग भी सवार हैं और काफ़ी 100 फीट ऊंचा जो है ये वायर जो गया हुआ है इसके जरिए इसकी चेकिंग प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो अब वाराणसी का जो अंतिम पड़ाव है गोदोलिया तक का रोपवे का उस पड़ाव की चेकिंग जो है वो संपूर्ण की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो माना जा रहा है कि जल्द ही रोपवे की जो परियोजना है वो मूर्त रूप लेगी और अब इसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत दर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। कांवड़ यात्रा 2026 को सफल बनाने के लिए मेरठ प्रशासन और पुलिस ने लगभग हर पहलू पर विस्तृत तैयारी की है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ के 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। 148 बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, वॉच टावर, डबल बैरिकेडिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पिछले वर्षों में स्नान के दौरान हुए हादसे से सबक लेते हुए गंगा घाटों और संवेदनशील स्थानों पर नावों और प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाइक, एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। पूरे कांवड़ मार्ग पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ मोबाइल लाइट वैन भी तैयार रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत व्यवस्था बहाल की जा सके। वहीं स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने सैकड़ों स्वच्छता मित्र डोर टू डोर वाहन, ई रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और व्यवस्थित वातावरण मिल सके। दूसरी ओर मेरठ पुलिस पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से कांवड़ यात्रा के सकारात्मक संदेश और व्यवस्थाओं को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। साफ है कि इस बार प्रशासन का लक्ष्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि हर शिव भक्त को सुरक्षित, सुविधाजनक, स्वच्छ और यादगार कांवड़ यात्रा का अनुभव कराना है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए।